हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का तीसरा भाग। अब बता क्या करेगी तू, अंकल ने भी तेरे लिए यही ढूंढा है। रिया ने विनी की तरफ देखते हुए पूछा। मैं यह शादी नहीं करूंगी, दीवार का सहारा लेते हुए विनी में लगभग फैसला लेते हुए कहा। क्या एक साथ कई लोगों की चीख निकल गई थी, क्योंकि इतने में कमरे के अंदर विनी की और दो सहेलियां खुशबू और जया आ चुकी थी। उन्होंने जब कमरे से अंदर आते समय विनी को ये कहते हुए सुना तो आश्चर्य से उनके मुंह से निकल गया था। अभी वह कुछ और कहती कि इसके पहले ही विनी के भाई शुभम की आवाज सुनाई पड़ी। विनी, तू तैयार हो गई है? जल्दी चल, नीचे जयमाल के लिए तुझे बुला रहे हैं। वो अपने दोस्तों को साथ लेकर आया था ताकि अपनी बहन को जयमाल के स्टेज तक ले जा सके। पर विनी की हालत देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसने अपने दोस्तों को वही दरवाजे के पास ही रोक दिया और खुद अंदर बढ़ गया। विनी, तू ठीक तो है ना? शुभम ने विनी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। विनी ने भरी भरी आंखों के साथ शुभम की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज भाई, कुछ करो, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। मुझे शादी नहीं करनी, विनी ने लगभग रोते हुए रिक्वेस्ट भरे हुए शब्दों में अपने भाई से कहा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? शुभम को अब विनी के इस बदले हुए व्यवहार से हैरानी होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जो बहन कल तक शादी करने के लिए मरी जा रही थी, वह अचानक से शादी क्यों नहीं करना चाहती। तभी इन लोगों की छोटी बहन अभिज्ञा भी चली आई। भाई, कितना देर कर रहे हो? दीदी को लेकर जल्दी चलो, पापा बुला रहे हैं। जयमाल के स्टेज पर सब लोग पहुंच चुके हैं। अभिज्ञा ने धीरे से शुभम को हिलाया, जो कि बुत बनकर खड़ा हुआ। अपनी बहन विनी की तरफ बड़ी बड़ी फटी हुई आंखों से देख रहा था। भाई, क्या देख रहे हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज दुल्हन बनकर दीदी बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरी दीदी पहले ही बहुत खूबसूरत है। अब तुम इसे नजर मत लगाओ, अपना मुंह बंद करो और जल्दी चलो। शुभम के शरीर में कोई हरकत न होते देखकर अभिज्ञा में एक नज़र अपनी खूबसूरत सी बड़ी बहन विनी पर डाली और शुभम को फिर से हिलाया। शुभम अभी कुछ बोलता उसके पहले ही विनी बोल पड़ी। मीठी, तू चुप रह, मुझे भाई से बात करने दे। घर में सभी अभिज्ञा को मीठी ही पुकारते थे, क्योंकि मीठी अपने नाम के अनुरूप ही मीठा बोलती थी। इस समय मीठी को हैरानी हुई। क्यों इस समय हम बात नहीं कर सकते क्या? विनी ने अब कमर पर हाथ रखकर मीठी से पूछा। नहीं, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। तुम दोनों बात कर सकते हो, लेकिन तुम बात कम झगड़ा ज्यादा करते हो। प्लीज दीदी, झगड़ा मत करना, मीठी ने कुछ झिझकते हुए बोल ही दिया। मीठी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए उसने कुछ रुककर कुछ अटक कर कहा। विनी के उखड़े हुए तेवर देखकर इतना तो समझ में आ ही गया था कि विनी अब झगड़ा करने के मूड में है। लेकिन शुभम क्यों चुपचाप खड़ा है, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। घर में हमेशा झगड़े की शुरुआत विनी की तरफ से ही होती थी, लेकिन शुभम भी जवाबी फायरिंग करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन इस टाइम तो शुभम जैसे सरेंडर की पोजीशन में खड़ा था। क्या कहने का मतलब है तेरा? मैं झगड़ा करती हूँ? विनी ने अब मीठी को आड़े हाथों लिया। नहीं नहीं दीदी, मेरा यह मतलब नहीं था, मीठी ने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा। मैं तो बस भाई की तरफ से बोल रही थी कि अभी मारपीट हुई तो पता नहीं क्या होगा। सारे रिश्तेदार और जानने पहचानने वाले बाहर ही खड़े हैं। मीठी ने भी पहले ही हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वह जानती थी कि शुभम और विनी में 36 का आंकड़ा था और दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। ये दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, बल्कि झगड़ा कर लेंगे। मीठी इन दोनों से छोटी होने के बावजूद भी काफी समझदार थी।
उसने मदद की आशा से शुभम की तरफ देखा। विनी को कमर पर हाथ रखे हुए मीठी की तरफ खतरनाक तेवरों से बढ़ते हुए देखकर शुभम विनी और मीठी के बीच आकर खड़ा हो गया। अरे ओ बदसूरत सी चुड़ैल, दुनिया तुझे खूबसूरत समझ रही है तो तू खुद को जन्नत की शहजादी मत समझ, नहीं लग जा। तू चुड़ैल चुड़ैल ही रहेगी। इस मेकअप उतारने के बाद तेरी शक्ल देखकर इंसान तो क्या भूत प्रेत भी डर जाएगा। कम से कम इस मेकअप के पीछे छुपे हुए अपने असली चेहरे को कुछ देर छुपे ही रहने दें। कहीं से कोई नशा करके आई है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि 17 साल पुरानी वाइन डकार ली हो या फिर कोई हाई क्वालिटी की शराब पी कर आई हो। जो आज तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज तो तेरी छोटी जुड़े में बदल चुकी है। तो फिर क्यों मेरी मासूम सी बहन की जान लेना चाहती है? अपनी काली निगाह मेरी मासूम सी बहन से दूर ही रख। चिड़िया जैसा दिल है उसका, बेवजह का हार्ट अटैक आ जाएगा बेचारी को, और फिर मैं तुझे पंखे में टांग दूंगा। उधर मत देख, इधर देखकर बात कर। वह बेचारी तो तेरी इन डायन जैसी आंखों को देखकर ही भगवान को प्यारी हो जाएगी, जबकि वह मुझे मेरे जान से भी प्यारी है। तू क्या बात करना चाहती है मुझसे? तुझे मुझसे बात करनी है ना, तो मुझसे बात कर। मेरी प्यारी मीठी को छोड़ दे। और यह क्या फालतू का तू बोल रही है? शादी नहीं करनी, दिमाग तो होश में है तेरा ना? शुभम ने हल्के गुस्से में विनी से पूछा। शुभम को इस तरह से गुस्से में बोलते हुए देखकर विनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि शुभम ने जो उसे उपमा देकर नवाजा था, उससे तो उसका खून आग बनकर तेजी से उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। अगर और कोई साधारण मौका होता तो वह इसी टाइम शुभम का गला सीधे दबा देती, लेकिन इस समय शुभम के अलावा उसका कोई मददगार नहीं था। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसलिए उसने थोड़े रिक्वेस्ट भरे अंदाज में शुभम से कहा, भाई प्लीज कुछ करो ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इस लड़के के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। तुमने देखा ना कैसा है वह, और मुझे देखो। भाई तुम नहीं जानते, पापा ने एक अड़ियल घोड़े के साथ मेरी शादी तय कर दी है। मुझे यह अड़ियल घोड़ा नहीं चाहिए। प्लीज भाई मेरी मदद करो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। विनी ने अपनी प्रॉब्लम अब खुलकर बताई, लेकिन विनी की प्रॉब्लम सुनते ही शुभम के साथ साथ इस बार मीठी को भी 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगा। इधर रणविजय तेजी से गाड़ी चलाते हुए ईशानी के साथ वापस दिल्ली की तरफ जा रहा था। रणविजय प्लीज गाड़ी धीरे चलाओ, एक तो ये दिसंबर का महीना है, कोहरा फैला हुआ है और ऊपर से रात का समय है। ईशानी ने आसपास देखते हुए कहा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक कि गाड़ी की हेडलाइट भी कुछ ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं कर पा रही है। एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। रणविजय मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ईशानी ने धीरे से रणविजय के हाथ जो कि स्टीयरिंग पर थे, उस पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ईशानी मॉम को कुछ होगा तो नहीं ना? रणविजय ने ईशानी की तरफ देखा। रणविजय के आवाज की थरथराहट को समझते हुए ईशानी ने रणविजय की आंखों में देखा। रणविजय के आंखों में उसका डर साफ दिख रहा था। साधना जी ने चाहे रणविजय के साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन रणविजय के दिल के अंदर आज भी उनकी मोहब्बत कहीं ना कहीं जिंदा थी। रणविजय ने तो पूरे दिल से उन्हें अपनाया था, इस चीज को ईशानी समझती थी। नहीं रणविजय, कुछ नहीं होगा, ईशानी ने रणविजय को संभालते हुए कहा। तभी रणविजय का फोन बजने लगा। रणविजय ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली और दूसरे हाथ से अपने जेब में से अपना फोन निकाला। कौन है? ईशानी ने पूछा। अननोन नंबर है, रणविजय ने जवाब दिया। उठाओ, क्या पता हमारे ना पहुंचने के कारण वहां मैरिज हॉल में लोग हमारे बारे में पूछ रहे होंगे। ईशानी ने अपना अंदेशा जाहिर किया।
रणविजय ने तुरंत गाड़ी में लगे हुए ब्लूटूथ से अपना फोन कनेक्ट कर दिया। गाड़ी में लगे हुए स्पीकर पर निशांत मलिक की आवाज गूंजी। कहो रणविजय, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मुझे भूले नहीं होगे। और तुम्हें ईशानी, तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं भूल सकती। तुम्हारे रणविजय ने मुझे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया तो हमने भी सोचा बेचारा थक कर बैठ जाए, उससे पहले ही अपना पता दे देना चाहिए। क्यों? ठीक किया ना निशांत मलिक, आखिर सांप बिल से बाहर आ ही गया ना। रणविजय ने गुस्से में अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत कर दी। वहीं निशांत मलिक की हरकतों को याद करके ईशानी के शरीर ने डर से एक झुंझुरी सी ली। वह निशांत मलिक की आवाज, उसके आने की कदमों की धमक, बिल्कुल नहीं भूल सकती थी। आखिर उसने 12 साल तक इन दोनों भाइयों के कैद में जबरदस्त मानसिक और शारीरिक दबाव में बिताए थे। ऐसा तुम्हें लगता है रणविजय? शायद तुम्हें पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। ये सांप तुम्हारी जिंदगी को डसकर फिर से वापस अपने बिल में जा चुका है। अब बस तुम बैठकर लकीर पीटते रहो। निशांत मलिक दुष्टता से हंसते हुए बोला। क्या? अपनी जिंदगी का नाम सुनकर रणविजय के पर तेजी से ब्रेक पर पड़े और गाड़ी झटके से रुक गई। वही ईशानी का बदन डर से कांपने लगा। आखिर क्यों निशांत मलिक वापस आया है? इन लोगों की जिंदगी में क्या इरादे हैं? इनके जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।